नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। मैं एक मधुमेह और हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में डायबिटीज़ के मरीज कहीं ना कहीं उनके मन में एक आशंका है कि हमें यह रोग ज़्यादा हो सकता है और इस रोग से हमें ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ये बातें तो हमेशा हमारे मरीजों के मन में थी ही। उसके साथ साथ एक नई चीज़ आ गई, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आज देश के 14 राज्यों ने महामारी भी घोषित कर दिया है। लगभग 8 से 9 हज़ार केसेस पूरे भारतवर्ष में आए हैं, जो कि प्रायः डायबिटीज़ के मरीजों में देखे गए हैं। तो जब से ऐसा हुआ है, हमारे मरीजों में एक सनसनी फैल गई। मरीजों को लगता है कि हमें डायबिटीज़ है तो क्या ये रोग हमें भी हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे रिश्तेदार को ये रोग हो गया है, क्या उनसे मुझे एक संक्रमण के तौर पे ये रोग मुझे भी हो सकता है। तो नाना प्रकार की भ्रांतियां हमारे बीच में आज व्याप्त हैं। ये एक स्वाभाविक बात है। तो अब भ्रांतियों को दूर करना ही विशेषज्ञ का काम है। तो मुझे लगा कि एक ये नया प्रयास चालू करना चाहिए कि प्रत्येक रविवार को जो समसामयिक विषय होंगे, मधुमेह से संबंधित, हार्मोन से संबंधित एक एक विषयों पे हम आपसे परिचर्चा करेंगे। और आपको जो लगता है आप बीच में प्रश्न भी पूछ सकेंगे और आपके प्रश्नों को भी बीच बीच में मैं अपने इस संवाद में ले लूँगा। तो एक ये नया प्रयास चालू कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की आशंका है तो उसको एक सही जवाब मिलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये ब्लैक फंगस है क्या। दर्शकों, ऐसा है कि हमारे आसपास के वातावरण में, जमीन में, हर जगह जहाँ पे कुछ फूल, पत्तियाँ, सब्जियाँ सड़ रही हैं या कुछ किसी प्रकार का किसी जानवर का शव सड़ रहा है, तो वहाँ पे भी प्राकृतिक तौर पे ये म्यूकर नाम का फंगस बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये म्यूकर कोरोना की तरह कहीं से किसी और देश से आया है, कोई लोग हवाई जहाज में बैठ कर आए और बीमारी लेकर आ गए, ऐसा नहीं है। ये एक महामारी की तौर पे फैलने वाली बीमारी भी नहीं है। ये बीमारी अवसरवादी बीमारी है। तो ये राइजोपस नाम का म्यूकर, और इसके 2-3 प्रकार और हैं, पर प्रायः जो अभी केस देखने आ रहे हैं वो राइजोपस नाम के फंगस की ही बीमारियों से हो रहे हैं। तो ये राइजोपस नाम का जो फंगस है, जब आपकी शुगर 300-400 रहती है, आपको कोविड की भी बीमारी है, आपको कुछ अन्य रोग हैं जैसे आपके गुर्दे में कोई खराबी है या आपने नया गुर्दा लगवाया है, और जैसा आपको मालूम ही है, गुर्दा लगवाने के बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलती है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा कर रखती है, तभी वो गुर्दा आपके साथ सही तरीके से काम कर पाता है। कुछ कैंसर के मरीज हैं, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको किसी विशेष प्रकार का कैंसर है। तो ये वो मरीज हैं जहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम है और ऊपर से कोरोना हो गया है, वो भर्ती हैं, ऑक्सीजन पे हैं। तो ऐसे मरीजों को ये अवसरवादी इन्फेक्शन हमला करता है। अब प्रश्न का जवाब बड़ा क्लियर है, ये सबको नहीं होगा। जिसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिसे डायबिटीज़ के साथ साथ कीटो एसिडोसिस की अवस्था बन गई है। दर्शकों, जब भी हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जिनको हम ऊतक कहते हैं, उनका खाना है हमारे शरीर में खून में बहती हुई शक्कर। शक्कर तभी सेल्स में जाती है जब इंसुलिन की सही मात्रा होती है। तो डायबिटीज़ के मरीज में आपको मालूम ही है कि इंसुलिन की मात्रा डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच होता है। तो जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, पर सेल्स खाना पीना रोकते नहीं। वो अपने पास रखे हुए वसा यानी फैट को खाने लगते हैं, जिसके कारण कीटोन्स बनने लगते हैं, और ये कीटोन्स एसिडिक प्रवृत्ति बनाते हैं बॉडी में, तो जिससे कीटो एसिडोसिस की स्थिति बन जाती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति है। तो प्रायः हमारे ये मरीज में जिनको स्टेरॉयड भी चल रहा है, जिनको शुगर भी बढ़ा हुआ है, कोविड भी है, आईसीयू में भर्ती हैं और ऑक्सीजन भी चल रहा है और बेहोशी की हालत में है, तो इनमें ये जो कीटोन्स हैं ये भी मदद करते हैं इस फंगस को आपके शरीर में अंदर घुसने के लिए। तो ये बीमारी जो है ये अवसरवादी बीमारी है, विशेष परिस्थितियों में ही आपके ऊपर आएगी। अब बात है कि हमें कैसे पता चले कि ये बीमारी हो रही है। तो ये सबसे पहला विषय है, पहचानने का विषय जो है आईसीयू वाले मरीजों में, तो आपके डॉक्टरों के बीच में चर्चा होनी चाहिए
उनके बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए और उन्होंने अपने काम करने के तरीके सेट करने चाहिए, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जिससे ये बराबर आप जांच करते रहें। सीरियस मरीजों का तालू देखें कि तालू में कालापन तो नहीं आ रहा, नाक देखें यहाँ कालापन तो नहीं आ रहा, या कहीं मरीज बोल रहा है कि मुझे यहाँ सुन्न लग रहा है, या सरदर्द हो रहा है, एक ही तरफ सरदर्द हो रहा है, या हम ऐसे हाथ लगा के देखते हैं हमारे ये जो ये साइनसेस होते हैं, ये साइनसेस हैं बॉडी में, ये एथमॉइड, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इन साइनस में अगर ऐसे हाथ लगाएंगे और दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि हमें साइनसाइटिस की बीमारी है। या मान लीजिए कोई दांत हिलने लगा या दांत काला होकर टूट के गिर गया, तो ये लक्षण जो है प्राय डॉक्टरों के देखने के हैं, मरीजों के देखने के नहीं हैं, या मरीजों के घर वालों के देखने के नहीं हैं। या फिर आपकी आंखों में सूजन आ जाए, या आंख काली पड़ने लग जाए, या आंख ऐसे मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लग जाए, तो ये सब लक्षण हैं जब आपके डॉक्टर्स को सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? बहुत कठिन इलाज डायग्नोसिस नहीं है। ऐसी अवस्था में जैसे हम कोविड के दौरान स्वाब लेते हैं ना, नेजल स्वाब, वैसे ही एक ईएनटी के डॉक्टर्स का बड़ा महत्व है। तो वो स्वाब लेते हैं, उसमें KOH नाम का एक पदार्थ है, उससे स्टेनिंग करके देखते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है। फिर वो एंडोस्कोप के रास्ते अंदर जाते हैं, कहीं भी कुछ इनको ऐसा सड़ता हुआ कुछ दिखता है या काला दिखता है तो उसकी वो बायोप्सी लेके उसका कल्चर कर लेते हैं। इससे पक्का हो जाता है कि ये म्यूकर नाम का फंगस है। तो ऐसी अवस्था में जैसे ही हमें पता चल जाता है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, तो सबसे पहला काम तो हमें शुगर कंट्रोल करना है, कीटोएसिडोसिस को रोकना है, फिर आपका कोई और अन्य इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करना है। फिर हम CT या MRI करते हैं, जिससे हमें पता चलता है क्या ये फंगस दिमाग में तो नहीं चला गया, आंखों पे तो नहीं आ गया, कैवर्नस साइनस कहते हैं, जिससे आंखों का मूवमेंट कम हो जाता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो गया। तो ऐसी अवस्था में हम जो पता कर लेते हैं, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहता है कि किसी भी हालत में ये फंगस दिमाग में ना जाए, क्योंकि दिमाग में जाने के बाद आपका कम से कम 50 से 60% लोगों को हम बचा नहीं पाते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो शुरुआती लक्षण बताएं, ये आपके घर में अगर पेशेंट होम आइसोलेशन में है तो घर वाले देखें, और पेशेंट भर्ती है तो डॉक्टर्स देखें। तो इस अवस्था को वो जल्दी पकड़ें, जिससे दिमाग में जाने से फंगस को रोकें। और फिर सही समय पे जैसे डायग्नोसिस बन जाता है तो एम्फोटेरिसिन बी की दवा है, जो कि विशेष पद्धति से लगाई जाती है, जिसको लगाने की विधि जो है वो एक विशेष विधि है, वो सबको उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए तो उस अनुभव को देखते हुए हमें डॉक्टर्स को ट्रेन करना है। उसका एक फैटी प्रकार होता है जिसको हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं, जो थोड़ा सा महंगा है। तो उसको लगाने से उसका एक फिक्स डोज होता है, तो उस पर्टिकुलर डोज को हम एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये दवा भी अपने आप में बहुत साइड इफेक्ट्स वाली होती है। तो इस दवा को हम 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के इसमें प्लान करके देते हैं। बहुत सारी चीज़ें दवा के साइड इफेक्ट्स के लिए भी हम मॉनिटर करते हैं, तो इसलिए गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। और इस दौरान हम देखते रहते हैं कि भाई कहीं फंगस दिमाग पे तो नहीं चला गया। तो जिन मरीजों का फंगस दिमाग पे नहीं जाता, बहुत आसानी से साफ सफाई से, एंडोस्कोपी की जांच से और एम्फोटेरिसिन बी से वो मरीज ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा लंबा इलाज जरूर चलता है, पर ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ जा सकता, इस बीमारी से निकला नहीं जा सकता। हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं, कई बार हमें बहुत बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं कि आंखों का आई बॉल निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे आपकी हड्डी गल जाती है तो इसकी हड्डी हटाकर फिर नई हड्डी लगानी पड़ती है, प्रोस्थेसिस लगाना पड़ता है। ऐसा भी हम लोगों ने बहुत किया है। पर इन मरीजों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस महामारी के दौरान, अभी फिर भी कितनी भी बातें कर लें तो कोविड के दौरान हम क्या कहते हैं, आप मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी बनाइए और साफ सफाई बना के रखें। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि ये अवसरवादी इन्फेक्शन हमें ना हो, इसके लिए हमारे मध्य जागृति होनी चाहिए कि हम अपना शुगर बहुत अच्छा रखें। अब अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तो आपके डॉक्टर ने निर्णय लेना है कि स्टेरॉइड की मात्रा किस डोज में दी जाती है। तो प्रायः जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कोशिश करें कि कोई जो भी इसमें स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं सब लंबे समय तक असर दिखाने वाले स्टेरॉइड हैं, लॉन्गर एक्टिंग स्टेरॉइड, जैसा डेक्सामेथासोन, मेथाइल पेडनिसोलोन या वाइसोलोन। तो इन स्टेरॉइड्स को 2 डोज या 3 डोज में देने से भी कोई फायदा नहीं होता।
पर मान लीजिए अगर आप एक ही डोज देते हैं सुबह नाश्ते के समय, तो प्राकृतिक तौर पे भी इसी समय शरीर का स्टेरॉयड भी बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे शरीर को नुकसान नहीं होता। दूसरा, हमारे जैसे मधुमेह के डॉक्टर को शुगर कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। तो दर्शकों, होता क्या है कि जब आपने सुबह 8 बजे स्टेरॉयड दिया तो शाम के 6-7 बजे तक ऐसे मरीजों में शुगर 300-400 चली जाती है। तो हमें मालूम होता है कि कब शक्कर बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से उसी का अनुमान लगाकर हम आप सुबह के समय आपको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लिख देते हैं। कुछ पेशेंट्स में सुबह के साथ साथ हम दोपहर के समय भी एक शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन लिख देते हैं और ये कंट्रोल आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अच्छा कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुगर 300-400 चल रहा है और अस्पताल में भी भर्ती है तो फिर फायदा क्या। जो मरीज होम आइसोलेशन में है उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि स्टेरॉइड के लिए मना मत करिए। स्टेरॉइड अभी एक सिद्ध दवा है, पर उस स्टेरॉइड को सही दिशा में सही विशेषज्ञ की सलाह में लीजिए और अपनी शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित करके रखिए। फिर आपको अगर कुछ और समस्याएं हैं, आपको रीनल फेलियर है, आपको कोई कैंसर की बीमारी है या कोई अन्य बीमारियां हैं और पेशेंट आपका बिस्तर पे लेटा हुआ है, भले ही होम आइसोलेशन में है, सैचुरेशन ठीक चल रहा है, तो वहां पे आप ध्यान दीजिए कि भाई तालू दिखाइए, तालू में कालापन तो नहीं आ रहा है, नाक के आसपास कालापन तो नहीं आ रहा। पेशेंट से आप बात कर सकते हैं कि आपको कहीं सुन्नपन तो नहीं लग रहा, सर दर्द तो नहीं हो रहा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का प्रेशर लगाने पे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये सब लक्षण है, शुरुआती लक्षण है कि दांत हिल रहा हो, कोई नया दांत जो दांत बिल्कुल ठीक हो और वो अभी काला होके गल गया और निकल गया, तो ये शुरुआती लक्षण है जहां हमें सतर्क होना चाहिए। ये म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी और कौन कौन से अंगों को असर डालती है, ये भी प्रश्न रहता है। देखिए, बहुत सारे प्रकार से होती है। नाक के रास्ते ये पैरानेजल साइनस से होते हुए कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और ब्रेन, ये प्राय जो जिनकी बात चल रही है ना 8000 केसेस में, ये वही वाले केसेस हैं। इसके अलावा चमड़ी में हो सकती है, फेफड़ों में हो सकता है, आपके बाकी अंगों में भी हो सकता है। अब बात आती है कि ये भाई काला फंगस इतनी बात चल रही है, अचानक से ये गोरा कैसे हो गया, सफेद फंगस कैसे हो गया? क्योंकि अभी 2-4-5 दिनों से ये बातें चल रही हैं। बिहार के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने 4 केसेस रिपोर्ट करे कि सफेद फंगस बिल्कुल कोविड-19 के लक्षणों जैसा ही है कि जहां सैचुरेशन कम होता है, सीटी स्कैन कराते हैं तो वही परिवर्तन दिखते हैं। तो इसको कोविड-19 से बिल्कुल भी अलग नहीं देखा जा सकता और ये बड़ा जानलेवा है। तो दर्शकों, मैं आपको ये कहूंगा कि जो दूसरे प्रकार के फंगस हैं जिसमें क्रिप्टोकोकस है, एस्परजिलस है, कैंडिडा है, ये जो है ये वो फंगस हैं जो आपके जैसे आप भर्ती हैं आईसीयू में तो आईवी लाइन से चले जा सकते हैं। आपके जो ह्यूमिडिफायर्स हैं, जैसे आप देखा होगा ना, आपने ऑक्सीजन लगाते हैं तो उससे पहले एक बॉक्स होता है जिसमें पानी भरा रहता है, वहां से ऑक्सीजन निकलकर फिर आपको आती है, तो ह्यूमिडिफिकेशन। तो कई बार ह्यूमिडिफायर का पानी टैप वाटर ले लेते हैं, तो टैप वाटर में ये फंगस बहुत होता है। तो ऐसे मरीजों में जहां कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं या कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा है या कोई किसी प्रकार से जांच हुई है, तो ऐसे मरीज जहां पे बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, इनके खून के रास्ते ये फंगस आ सकता है। तो सफेद फंगस काले फंगस से रंग में भी अंतर है इसका और इलाज में भी अंतर है। सफेद फंगस के साथ मैं ये कहूंगा कि ठीक है, एम्फोटेरिसिन बीपी तो हर प्रकार के फंगस की एक सबसे अच्छी दवा है, पर सफेद फंगस की कुछ दवाइयां जो शुरुआती दौर में दी जा सकती हैं, जो कि काले फंगस की दवाइयों से सस्ती और बहुतायत में उपलब्ध है। बात है कि फंगल इन्फेक्शन को पहचानने की ट्रेनिंग प्रायः डॉक्टर्स में भी कम है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसी जो जीवन में अभूतपूर्व परिस्थितियां पहले इतने सालों में हम लोगों ने भी कभी नहीं देखी, जहां पे मरीज बीमार हैं कोविड की बीमारी से, उनको डायबिटीज भी है, उनको स्टेरॉइड की दवा के तौर पे दी जा रही है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और तो ये अवसरवादी इन्फेक्शन इसी समय असर करते हैं। तो ये समय है जब संभलने का और सही दिशा में अपने को संभालना और डॉक्टर ने उस समय निर्णय लेना चाहिए। बहुत लोगों के ये प्रश्न है कि किन किन कारणों से हो सकती है बीमारी। तो मैंने आपको बताया, अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए। शुगर खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने के एवरेज लगभग 7% के आसपास रखिए। इसके बाद अगर स्टेरॉइड की दवा ले रहे हैं तो 1 डोज में लीजिए, सुबह के समय लीजिए और फिर अपना शुगर नियंत्रित करवाइए। फिर इसके साथ अगर आपको रीनल फेलियर है, गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी प्रकार का कोई
अंग ट्रांसप्लांट हुआ है तो वहां पे आप ध्यान दीजिए, वहां के अपने डॉक्टर को बताएं तो वो ज़्यादा सतर्क रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये हवा से फैल सकता है? देखिए, हवा में म्यूकर हर जगह है, सफ़ेद हो या काला फंगस हो, हर जगह है वो, पर वो होता उसी को है जहां आपके अगर शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, या कहूंगा कि जो आपके शरीर के दरबान हैं, वो सुस्त हैं या आराम कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तभी ये आप पे असर होगा, वरना नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रकार का मास्क, रोज वही मास्क लगाते रहते हैं। N95 मास्क जरूर ले लेते हैं, पर उनको लगता है कि ये मास्क रोज लगाया जा सकता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि मास्क भी अगर N95 मास्क लगा रहे हैं तो आज लगाइए, तो इसको धूप में रख दीजिए, 24 घंटे के बाद फिर आप तीसरे दिन यूज कर सकते हैं। ऐसा 3-4 बार यूज कर सकते हैं। और अगर वो सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं या कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, रोज धो के अब बिल्कुल नया मास्क लगाइए। कभी कभार ऐसे मरीज बार बार एक ही मास्क लगाने पे भी अभी कुछ लोग इस पे प्रश्न उठाने लगे हैं, तो ये समस्या है। और क्या कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को हो सकता है? ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के आपस के बीच का संक्रमण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संक्रमण का साधन है, जो संक्रमण का माध्यम है फंगस, वो तो हर व्यक्ति के आसपास है, पर जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है वहां पे उसको होने की संभावना है। इसीलिए आप अपने शरीर के द्वारपाल को मजबूत करिए, बाकी चिंता मत करिए। ये अगर एक प्रश्न ये भी आया है कि बीमारी परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो दूसरे सदस्य को उससे कैसे बचा सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः नॉन डायबिटिक्स को नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, पर प्रायः नहीं होता। जो हिंदुस्तान में 8,000 मरीज हैं, 8,000 मरीज में अगर आप देखेंगे तो 7,900 क्या उससे भी ज़्यादा मरीज डायबिटिक मरीज ही हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, जिनको कीटोन्स भी बहुत सारे मरीज में होंगे और इनको अन्य बीमारियां भी थी। इसलिए ये मत घबराइए कि एक मरीज से दूसरे मरीज में जाएगा। मैंने तो कहा ना, बहुतायत में उपलब्ध है। अगर अवसरवादी इन्फेक्शन को मौके मिलेंगे तो वो जरूर हमला करेगा। कौन से चिकित्सा विशेषज्ञ इस बीमारी को ढूंढने और इलाज करने में सक्षम है? सबसे पहली बात, जो आपके अस्पताल में आपको डॉक्टर देख रहे हैं, आपके फिजिशियन, वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस बीमारी को पकड़ने के लिए। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि उनकी ट्रेनिंग, उनके मध्य में जागृति लाना, यही असली प्रयास होने चाहिए। दूसरी बात है, जैसा हम शक करते हैं तो हम कान नाक गले रोग विशेषज्ञ से मदद लेते हैं, जिससे वो नाक के रास्ते एंडोस्कोपी करके पक्का करते हैं कि ये बीमारी है कि नहीं। इसके बाद हम रेडियोलॉजिस्ट से बात करते हैं, MRI करवाते हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरोसर्जन से, अगर दिमाग में, आँख में, कैवर्नस साइनस में चला जाता है या कैरोटिड नाम की नसों में चला जाता है, तो हम न्यूरोसर्जन की मदद लेकर इस बीमारी का निदान करते हैं। तो मुख्य तौर पे इन डॉक्टरों की सलाह लेनी होती है, पर जो आपका मुख्य डॉक्टर है, जो केंद्र बिंदु है, वो आपका फिजिशियन है, वो आपका डायबिटोलॉजिस्ट है, वो आपका मधुमेह रोग विशेषज्ञ है। जो भी उपलब्ध हो उसे निर्णय लेना है और उसे ही विश्वास में रखकर आगे के जो भी अपने स्टेप्स हैं उसको लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधा न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाएं। इसलिए आपको जो प्राइमरी डॉक्टर है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और वही हैं जो आपकी बीमारी का निदान कर सकते हैं। एक है कि क्या यह किसी भी एज ग्रुप को अपनी चपेट में ले सकता है? हाँ, म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में भी देखा गया है, एल्डरली लोगों में भी देखा गया है, यंग लोगों में भी देखा गया है। पर मित्रों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात का ध्यान रखिए कि जहां आपकी सुरक्षा व्यवस्था, जहां आपके शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कह रहा हूं, जहां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वहीं यह असर करेगा। इस बीमारी के उपयोग में होने वाला इंजेक्शन बहुत महंगे हैं, तो इनका कोई और विकल्प, देखिए इंजेक्शन में एम्फोटेरिसिन भी है और कुछ ओरल देने वाली दवाइयां हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में दी जाती हैं, जैसे पोसाकोनाजोल है और जैसे एक आइसोबुकोनाजोल है, जो कि इंजेक्टेबल भी आती है और ओरल भी आती है। तो वो आपके डॉक्टर्स को तय करने दीजिए। क्या होता है कि जब हम मरीजों के मध्य बहुत सारी दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं तो वैसा होता है कि उसकी होर्डिंग चालू हो जाती है, जैसा कि अभी कुछ दवाओं के लिए हमने देखा था। तो वो स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये महामारी शब्द का प्रयोग जरूर किया जा रहा है, पर दर्शकों ये महामारी नहीं है, ये एक अवसरवादी बीमारी है। इसलिए महामारी से डरिए, कोविड की जो मुख्य चीजें हैं बचाव के वो पूरे करिए,
उनके मानकों को तय करिए, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि स्टेरॉयड में अधिकतम उपयोग में इसका क्या संबंध है। देखिए, स्टेरॉयड प्राय तौर पे हम क्यों दे रहे हैं? स्टेरॉयड हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि कोविड के कारण जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अचानक से कम भी होती है और उसकी कुछ तरंगे बढ़ने लगती हैं, जिसको हम कोविड स्टॉर्म कहते हैं, उस स्थिति से बचने के लिए, जिसको हम ऑटो इम्यून नुकसान कहते हैं, जहां शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, इस स्थिति को रोकने के लिए हम स्टेरॉयड देते हैं। पर स्टेरॉयड के बारे में डॉक्टरों के मध्य भी जागृति कम है, क्योंकि स्टेरॉयड लोगों को लगता है कि ये डोज बाय डोज रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं है। एक फिक्स डोज है स्टेरॉयड का, उस फिक्स डोज के ऊपर जाने से भी फायदा ज्यादा बढ़ जाए ऐसा नहीं है, पर नुकसान बढ़ने लगते हैं। आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, अन्य कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और म्यूकर जैसे फंगस को भी मौका मिल जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे अस्पताल में भर्ती हूं जहां योग्य डॉक्टर हों, जो आपको सही सलाह के साथ आपका इलाज कर सकें। अधिकतम उपयोग में ब्लैक फंगस में ये लोग चाहते हैं कि हम कृपया स्टेरॉयड के अधिकतम उपयोग की जानकारी उपलब्ध करें। देखिए, ये जानकारी आपके डॉक्टर को होनी चाहिए। डॉक्टर का चुनाव करना आपका हक है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है कि मरीज अपने आप स्वयं बहुत ही अच्छे से अच्छे डॉक्टर का चुनाव कर सकता है, फिर बाकी उनको सौंप दीजिए और वो अपने हिसाब से आपकी मदद करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, ब्लैक फंगस के सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आप ये ध्यान रखें कि जब भी ये दिमाग में जाएगा, आपके जीवन की ई लीला समाप्त कर देगा। कई बार हम लोग कंट्रोल में ले आते हैं तो लकवा लग जाता है, या आंखों की रोशनी चली जाती है, दांत गल के निकल जाते हैं, या जबड़ा ही हटाना पड़ता है क्योंकि पूरा जबड़ा गल गया। डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, माने चेहरा बिगड़ जाना, आंखों का चला जाना, आंखों की रोशनी का चला जाना, या फिर लकवा हो जाना, और बहुत ही एडवांस स्टेटस में 60 से 70% लोगों में मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। तो स्टेरॉयड के फायदे बहुत हैं। स्टेरॉयड अभी इकलौती जितनी भी दवाइयां हैं, स्टेरॉयड एक ऐसी दवा है जो आपकी जीवन लीला को बचा रहा है। पर कभी कभार जो दवा है, अगर वो सही दिशा में ना जाए, या दवा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको अच्छे से कंट्रोल ना किया जाए, तब ये परेशानी निर्मित होती है। इसलिए बिल्कुल भी आपकी जवाबदारी क्या है? आपकी जवाबदारी है आप अच्छा अस्पताल और अच्छा डॉक्टर तय करें। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी। अगर होम आइसोलेशन मरीज है तो आप देखिए कि कहीं सर दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं दांत तो नहीं हिल रहा, दांत तो टूट नहीं गया, कहीं सुन्नपन तो नहीं आ रहा चेहरे पे, कहीं कुछ नाक के आसपास कालापन, तालू में कालापन, या आंखों के मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ये आप जरूर देख सकते हैं और अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप शुगर नियंत्रित करें, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहें और वो आपकी मदद करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कोविड की तरह कि आज कोविड हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ और कल बिल्कुल मृत्युशैया पे आदमी आ जाए, ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जरूर है, पर फिर भी अपने पास अगर आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं तो 5 से 6 दिन का टाइम होता है जहां हम बिल्कुल सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए पैनिक नहीं करना है। शक होने पे सही दिशा में हमें डॉक्टरों की मदद लेनी है और इस महामारी से निकल कर आना है। तो आशा है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे आपके मन की बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई होंगी। और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि गलत बातों पे, सनसनी पे मत जाइए। हमेशा अपने डॉक्टर्स पे विश्वास करिए। योग्य डॉक्टर का चुनाव करना आपके हाथ में है और सही दिशा में आगे बढ़ना वो आपके डॉक्टर का कर्तव्य है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।